चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू एक चुटकी सिंदूर की कीमत कभी जान पाए हो या ना पाए हो, लेकिन दर्श की मां जरूर जानती है आपकी नजरों में। जी हाँ, तभी तो दर्श को कह दिया कि भैया देखो बहुत हो गया, पता हमें लग गया है कि घर की असली बहू कौन है, तो भर दो इसकी मांग। जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है गुण सबको छोड़कर चली गई है। चार्मी इस घर में है, वो भी शौविक के बच्चे के साथ, और नंदिनी भी दर्श की जिंदगी में लौट आई है। तो भला अब कौन किसके साथ रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा। मम्मी जी चाहती है कि दर्श नंदिनी की सूनी मांग फिर से भर दे, तो वहीं चार्मी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि वो तो अब रहना चाहती है दर्श के साथ। इसीलिए तो उसने सिंदूर की डिबिया गिराकर अपशगुन कर दिया। So after that Rajvi for the first time she's seeing कि दर्श और नंदिनी साथ में हैं, और सारे परिवार का अब ये है कि जो हो गया अभी सब नई शुरुआत करते हैं। तो उनका कहना था कि क्योंकि बहुत टाइम से नंदिनी मांग नहीं भर रही है, जो गुस्से में थी, और उसके बाद में जब वो जेल वाला सीक्वेंस हो गया, सो उन्होंने बोला कि अब चलो एक तरह से एक नई शुरुआत करो। तो इनकी शादीशुदा जीवन की नई शुरुआत है। हम नहीं चाहते कि अशुभ अशुभ ये सब चीज़ें लोग माने इसमें, लेकिन हाँ, चार्मी जो वहाँ खड़ी थी उनका हाथ लगा और सिंदूर गिर गया। अब उसका कुछ तो सिग्नल होगा, अब या तो उन्होंने जानबूझ के किया है या गलती से हुआ है। अब दर्श और नंदिनी चार्मी की चाल को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि चार्मी घर वालों के सामने तो अच्छी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन पीछे से वो ऐसा सब कुछ कर रही है जिससे नंदिनी दर्श की जिंदगी से वापस चली जाए। अब भी देखिए, चार्मी ऐसा है ना कि गुण गायब हुई है, मरी नहीं है, और वो लौट कर आएगी देखना, और आते ही आपका पर्दा फाश करेगी, और कुछ ऐसे ही सीरियल से बहुत जल्दी आपकी विदाई भी हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्द बुराई का अंत होने वाला है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन रिपोर्ट कार्ड निकले तो बस सीधा भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं आशीर्वाद लेने उनसे। लेकिन टेलीविजन का आशीर्वाद भैया, यानी कि टीआरपी का आशीर्वाद किसको मिला, ये तो भैया टीआरपी चार्ट देखने पर ही पता चलेगा। आ गया है छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल साथ निभाना साथिया 2.3 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर जगह बनाई है इस सीरियल ये है चाहते ने 2.4 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली बरकरार है 2.5 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में ने अपनी जगह पकड़ रखी है 3.3 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 सीरियल की, जो है अनुपमा 3.7 रेटिंग के साथ। आगे अब बात करेंगे उन शोज की जो पिछले हफ्ते लॉन्च हुए थे। कलर्स पर लॉन्च हुआ था बालिका वधू, जिसने टीआरपी बटोरी है 1.2 रेटिंग की। तो वहीं स्टार भारत पर शुरू हुआ था तेरा मेरा साथ रहे, जिसने पॉइंट बनाए हैं 0.7। अब नए सीरियल्स कुछ इतने बन रहे हैं कि लोगों का ध्यान ये नए सीरियल अपनी तरफ जरूर खींच रहे हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए, स्पाइंग इज एन आर्ट, यानी जासूसी करना एक आर्ट होती है। और जब आप कोई चीज बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं
कोई बहुत ही पहुंचे हुए इंसान कह के गए थे कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, फिर चाहे वो स्पाइन की आठ ही क्यों ना हो, तो पूरी कायनात तो उसमें आपकी मदद करती है और शर्लिन की भी मदद करती है। जी हाँ, क्योंकि प्रीशा और करण पर इनको हमेशा जासूसी करनी होती है, उनकी बातें सुननी होती है, और जब उनको बातें सुननी होती है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई पेड़, दीवार, कोई चीज जिसके आड़ में वो बातें सुन सके, कान लगाकर उन्हें मिल ही जाती हैं। शर्लिन की तो आदत है चोरी चोरी चुपके चुपके सबकी बातें सुनना। खास करके करण और प्रीता क्या खुसर फुसर कर रहे हैं वो तो शर्लिन को जानना ही होता है। अब देखिए ना, ये कहीं पे भी रहे, इन्हें छुपने के लिए एक दीवार या पिलर जरूर मिल जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही सुन रही है ये। शर्लिन को पता चल गया है कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये खबर सुनकर तो उसके पेट में गुदगुदी हो रही होगी कि कब यहाँ से घर पहुँचे और सबको ये बात बता दे। यार आजकल मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुझे पहले से कुछ चीज़ें पता नहीं थी, अचानक से पता चलती है। तो यहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल चोरी छुपके पहुँची तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा बॉम्ब फूटा है मेरे ऊपर, जिसका रेवलेशन आई डोंट नो इफ आई शुड डू इट राइट नाउ। उसके लिए आपको शो देखना चाहिए, बट बहुत बड़ी बात है। सी अब तक शर्लिन कंफ्यूज थी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, उसके दिल में कहीं ऐसा था, लेकिन अब उसको कंफर्म हो गया कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। सो वो कंफर्मेशन शर्लिन को मिल गई है। जहाँ पर करण प्रीता के लिए ये सिचुएशन बहुत ही इमोशनल है। डॉक्टर की बातों से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है। अब देखना ये होगा कि अस्पताल से घर पहले कौन पहुँचता है, शर्लिन या फिर करण प्रीता। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टीवी सीरियल्स में भले ही जो त्योहार है वो लेट मनाया जाए, लेकिन जब मनाया जाता है ना तो धूमधाम से मनाया जाता है। वेल, धूमधाम और धड़ाका हो रहा है सीरियल अनुपमा में भी, जहां रक्षाबंधन पर लीजिए राखी का कहर सब पर बरपा। राखी का कहर भाई, राखी दवे का कहर। अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता मिस्टर शाह, क्योंकि अब ये घर मेरा भी है। राखी दवे का घर है। मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतनी बेवकूफ हो यह नहीं पता था। तुम इस औरत के हाथों बिक गई। अरे बैंक वाले फ्रॉड तो कुछ नहीं थे, जितनी बड़ी फ्रॉड ये औरत है। अनुपमा के घर भला शांति कब आती है? हर तीज त्योहार आते हैं जहां पर ये इस सज धज कर खुशियां मनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये खुशियां मनाई भी जाती है, लेकिन एक ही पल में उस खुशी को बर्बाद करने का भी मामला बन जाता है। इस बार राखी के सीक्वेंस में भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है पूरी फैमिली में, और इससे काफी सारे और चीजें ऐसी क्रिएट होंगी जहां पर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट नाउ। राखी के त्योहार में जहां भाई बहनों को राखी बांधती है, तो वहीं किंजल ने अपनी सास अनुपमा को राखी बांधी, क्योंकि उसे तो लगता है कि अनुपमा उसकी रक्षा हमेशा करती है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से राखी दवे आ गई। अब राखी को भी तो ऐसा मौका चाहिए था जहां पर वो घर वालों के सामने ये बता दे कि अनुपमा ने घर गिरवी रख दिया है। उसके पेट में तो चूहे कूद रहे थे और देखिए ये सारा कुछ उगल दिया। अब राखी दवे जो वनराज की सबसे बड़ी दुश्मन है। राखी दवे ने एक भयंकर चाल चली है
और वो चाल मतलब बहुत ही सक्सेसफुल हो गई है। सो फाइनली वो जो चाहती थी वो हो गया है। वनराज को जब पता चला कि अनुपमा ने ऐसा कोई कदम उठाया है, उसके बाद तो अनुपमा की क्लास ही लग गई। How dare you! मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतनी बेवकूफ हो यह नहीं पता था। तुम इस औरत के हाथों बिक गई। अरे बैंक वाले फ्रॉड तो कुछ नहीं थे, जितनी बड़ी फ्रॉड ये औरत है। वनराज शाह की ईगो बहुत हर्ट हो गई क्योंकि उसने पैसा राखी दवे से लिया है और राखी दवे ने उसके अगेंस्ट में घर के पेपर्स रखे हैं, बट वो हिस्सा जो अनुपमा के नाम है उस हिस्से के पेपर्स उसने गिरवी रखवा लिए। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। बहुत जिस घर पर वनराज शाह का नाम हुआ करता था, उस घर पर अब राखी दवे अपना नाम लगाएगी। ये सारा तमाशा रक्षाबंधन के दिन हुआ। फिलहाल इस तमाशे का कोई नतीजा अभी तक तो नहीं निकला है। अब आगे क्या लगता है आप सबको? वनराज अनुपमा का साथ देगा या फिर उससे यूं नाराज ही रहेगा? मुंबई से नेहा सावंत और रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कभी आपने कमरे में पंखा चल रहा हो और सिंदूर लगाने की कोशिश की है? क्या होता है? अब आप कहेंगे क्या होता है, क्या बड़े अच्छे से सिंदूर लग जाता है, पसीना नहीं आता। लेकिन वो तब होता है जब आप और हम ऐसा कोई काम करते हैं। लेकिन यही जब सीरियल में होता है तो होता है मेलोड्रामा, जैसे कि संदीप पंड्या के नॉट स्टोर में हुआ, यानी पंड्या स्टोर में। जी हाँ, रावी जो है वो घर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर पंखा चल पड़ा और वहां पर सिंदूर की डिब्बिया थी। फिर क्या था? नॉन स्टॉप मेलोड्रामा। जब भगवान नहीं चाहते हैं कि किसी का किसी से रिश्ता टूटे, तो वो किसी भी कीमत पर रिश्ता टूटने नहीं देंगे। रावी और शिवा जो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, परिवार वाले कुछ भी कर ले, इन दोनों के बीच सुलह कभी नहीं हो सकती है। घर छोड़कर वो चली गई थी, फिर तलाक की नौबत आई, घर लौटकर वो वापस आ गई, लेकिन अब फिर से वो घर छोड़कर जा रही है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसे भगवान की ओर से इशारा मिला। सिंदूर उसके सामान में था। उधर से पंखा चला, इधर से सिंदूर उड़ा और सीधे रावी की मांग में सज गया। अब ये पल थोड़ा सा इमोशनल तो था रावी के लिए, शिवा भी देखते रह गया। लेकिन भाई इनके बीच अब इमोशन रहा कहाँ है? ये भगवान का इशारा नहीं समझ पा रही हैं कि भगवान खुद ही नहीं चाहता है कि रावी यहाँ से चली जाए। फिर शिवा, आपको नहीं लगता है कि रावी को आपको रोक लेना चाहिए? वैसे जहाँ तक शिवा को हम सब ने देखा है, उसे ये लगता है कि रावी के काबिल वो है ही नहीं, इसीलिए जानबूझकर वो ऐसी हरकतें करता है कि रावी उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। अब आप दोनों कुछ भी करो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप दोनों मिलते रहेंगे हमेशा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, अब आपको जनहित में जारी एक ज्ञान देते हैं। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई रिश्ता है
जो फल फूल रहा है तो उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए। जी हाँ, और जो रिश्ता निकल चुका, जो हो सकता था और नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए। और हाँ, उसकी तरफ रुख भी मत कीजिए। एक्सप्लेन करते रह जाएंगे कि उस तरफ देखा भी क्यों, जैसे कि हमारे विराट के साथ हुआ। माना कि अब ये सई के प्यार में गुम हो चुके हैं, लेकिन जस्ट टू मेक मैटर्स क्लियर पहुंच गए पाखी से मिलने रेस्टोरेंट में। फिर क्या था, सई भी पहुंच गई। अब भैया करते रहो क्लियर सिचुएशन को। विराट से घर से दूर कहीं मिलना चाहती थी। सो देखिए वो आ गई कैफे में, जहां पर वो विराट के साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहती थी। अब वो बात क्या है वो कहने से पहले ही जरा देखिए कैफे में किसने एंट्री मारी। इस कैफे में सई भी पहुंच गई अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ। अब सई ने जब पाखी और विराट को यूं एक साथ देखा तो थोड़ी सी वो अनकंफर्टेबल तो हो ही गई। सई को बेसिकली नहीं पता, और सई को लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर रहे होंगे, लेकिन वो यहीं पे थे कैफेटेरिया में। तो या सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है। ही पाखी का भी हाल कुछ ऐसा ही था, लेकिन विराट को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता है कि पाखी को जो कहना है वो कहेगी और सई को जो समझना है आखिर वो तो वही समझेगी। बीच में वो कुछ बोले इससे कोई फायदा होगा ही नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ, ये सिचुएशन, ये हालात, ये सब मेरे अपने हैं। इसका क्या मतलब निकालती हुई है। सई के दोस्त विराट को पहचानते हैं, इसीलिए उन्होंने विराट से कहा कि आप हमारे साथ बैठिए। अरे विराट सर, आप इतनी जल्दी कैसे चले जा रहे हैं? थोड़ी देर हमारे साथ भी रुकिए ना। आज नहीं, some other time। अब विराट ने हल्की सी स्माइल दी और वो थोड़ा जल्दी में है इसीलिए निकल गया। मेरे ख्याल से वो मुझसे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि मैं उनकी बात समझ नहीं रही हूँ। उन्होंने कभी क्लियरली नहीं कहा कि उनका जो पास्ट है वो उनका पास्ट है। अब इस कैफे में जो हुआ उसका बवाल तो होगा, कहाँ होगा ये तो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अगर कोई चीज आपकी है और ऐसा लग रहा है कि कोई और उस पर अपना क्लेम कर रहा है स्टेक, तो भैया थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मतलब इस गुरूर में और इस एटीट्यूड में नहीं रह सकते कि जो मेरा है मेरे पास आ ही जाएगा। अगर आप जता देंगे कि सामने वाला आपका है तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, उस सामने वाले के भी दिल में शायद आपके लिए थोड़ा सा प्यार जग जाए। और प्रीशा ने ये बात रियलाइज कर ली है कि चाहते तो दिखानी पड़ेगी। आदमी कहाँ सामने से तो पूछ रहा हूँ, तुम ही लाई हो को यहाँ पे, वरना ये नहीं कि छोड़ के आएंगे मेरे पास। क्या है ये सब मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता ये सब। सानिया माँ है। सानिया कौन है, कहाँ से आई है, अचानक से रुद्र की जिंदगी में वो कैसे टपक गई, ये तो सब सोच रहे थे। सो लीजिए इस बात का खुलासा आज किसी और ने नहीं बल्कि प्रीता ने ही कर दिया।
अब हम तो पहले से ही जानते थे कि इस सानिया का कनेक्शन अरमान से जरूर है। और देखिए, ये प्रिशा को भी पता चल गया और उसने रुद्राक्ष के सामने सानिया की सच्चाई खोल दी। अब इसके लिए प्रिशा को छोटी सी चाल चलनी पड़ी थी। अवनी के नाम पर उसने एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि अवनी को लेकर वो जा रही है। प्रिशा ने इतनी कोशिश की कि पता चल जाए सानिया कौन है। उसने पीआई भी हायर किया। उसके बाद फाइनली उसे पता चला कि सानिया कौन है और उसने आके बताया, यही सोचकर कि अब रुद्र जब जान जाएगा तो उसके सामने सच आ जाएगा, तो वो शायद हो सकता है कि सच बता दे और जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो बता दे, लेकिन उसने नहीं बताया। तो ऑब्वियसली प्रिशा शॉक्ड थी थोड़ी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई तो बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से रुद्र सच नहीं बता रहा है। फिर क्या, अरमान दौड़ा दौड़ा चला आया सीधे सानिया के पास और पूछने लगा उससे सवाल। फिलहाल यहाँ पर सानिया ऐसी कोई बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो आई है अरमान से बदला लेने के लिए, जिसमें उसने रुद्राक्ष को मोहरा बनाया है। अब उम्मीद करते हैं कि रुद्राक्ष को भी जल्द से जल्द सानिया की सच्चाई पता चल जाए कि उसे सारांश के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तो बस रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मोहित रैना जो है वो बहुत कम काम करते हैं, सिलेक्टिव काम करते हैं, लेकिन काम बढ़िया करते हैं। एंड गेस व्हाट, ही इज बैक ऑन ओटीटी और इस बार नजर आएंगे मुंबई डायरीज में। ये जो कंटेंट है ये बेस्ड है 26/11 के इंसिडेंट पर एंड फर्स्ट से कामा हॉस्पिटल पर जो अटैक हुआ था उस पर आधारित है, उससे इंस्पायर है। तो चलिए मोहित से खास मुलाकात करते हैं, जानते हैं इस कंटेंट के बारे में और उनके किरदार के बारे में कुछ और। 26/11 का वो दिल दहलाने वाला समय हर मुंबईकर को नहीं, हर इंडियन को भी याद है। इस विषय पर काफ़ी फिल्में और प्रोजेक्ट्स बने हैं, पर आज उसको एक नया टच देने आए हैं नताशा, मोहित, मृण्मय और सत्यजीत उनकी नई वेब सीरीज मुंबई डायरीज 26/11 के साथ। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स गाइज। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा, जब हम वो दौर याद करते हैं तो अगर आपको याद होगा कि आप उस समय पर क्या कर रहे थे, कैसा आपका माइंड स्टेट था? मोहित, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर मैं प्रिसाइसली उस टाइम की बात करूँ, आई स्टिल रिमेंबर मैं वाशी साइड पे अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ था एंड आई वाज कमिंग बैक इन द कैब एंड आई स्टिल रिमेंबर तब व्हाट्सएप वगैरह स्मार्टफोन्स इतने रेडली यूज़ नहीं हो रहे थे। सो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे फ़ोन किया था। सो यूजुअली ही डजंट कॉल मी मच, सो उनका कॉल आया। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग ऐसे व्हाई इज ही कॉलिंग मी। तो मैंने उठाया नहीं उसे क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था। उनका फिर कॉल आया तो मैंने कहा चलो अब उठा लेते हैं। सो आई पिक्ड अप द फोन। ही सेड अरे भाई तुम कहाँ हो? आई सेड आई एम जस्ट ट्रैवलिंग बैक होम एंड ऐसे गया था। ही सेड भाई यहाँ जो हम सुन रहे हैं वो तो बॉम्बे का हाल तो बहुत ख़राब है एंड व्हाट आर यू अप टू? सो देन आई स्टिल रिमेंबर हमारे पास FM था, तो मैंने अंकल को जो टैक्सी वाले थे उनको बोला कि FM ऑन कीजिए। देन ऑन FM वी हर्ड द न्यूज़ एंड देन आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर मुंबई बिकॉज तब तक पूरा उन्होंने मुंबई आउटस्कर्ट्स पूरा सील कर दिया था। सो देन आई हैड टू स्टे एट माई फ्रेंड्स प्लेस इन वाशी फॉर 3 days एंड द लास्ट डे व्हेन आई केम बैक, व्हेन आई वाज कमिंग बैक, आई स्टिल रिमेंबर दैट साइलेंस in the air in Bombay. That was the first time I saw that, and you know that just gave me goosebumps. I had never seen Mumbai like that. मैं नताशा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये लोग तो उस समय स्कूल से वापस आ रहे होंगे। मैं just pass out हुई थी। मैं तो स्कूल में ही थी। I was in school and actually एक बहुत ही रिलेटेबल इंसिडेंट था मेरे लिए जब मैं शूट कर रही थी। एंड क्योंकि क्या हुआ था कि मैं स्कूल में थी एंड मेरा एक स्कूल ट्रिप था जो कैंसिल हो गया था एंड मेरी मम्मी डॉक्टर हैं तो वो टाउन में ही एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी एंड आई थिंक पता नहीं मैं शायद 6th या 7th ग्रेड में थी तभी एंड मम्मी आई हर्ड कि ये सब चल रहा है एंड
ये सब न्यूज़ आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, और ये भी नहीं पता था कि मम्मी वापस आ पाएंगी या वहीं रहेंगी। सो मम्मी का कॉल आया कि शी इज़ लीविंग, एंड तभी कुछ ऐसे स्केयर्स चल रहे थे कि ट्रेन में भी ट्रेन्स में ऑल्सो ये था कि देयर इज़ प्रॉब्ली कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है नहीं है, कुछ पता नहीं। तो मम्मी निकली थी हॉस्पिटल से, उन्होंने कॉल किया था, एंड आई थिंक टाउन से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता है। उस दिन उनको 3 घंटे लगे, एंड मैं कॉन्स्टेंटली उनको कॉल कर रही थी एंड कॉल लग नहीं रहा था। तो आई थिंक वो जो उतना टाइम था, वो 3 घंटे फेल्ट लाइक अ लाइफ टाइम, क्योंकि तब आपको पता नहीं क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इतनी दहशत फैली हुई है हर जगह, एंड मेरी मम्मी घर नहीं आई थी, सो दैट वाज एक्सट्रीमली हार्ट रेंचिंग। सो या आई थिंक हम लोग कॉल कर रहे थे मुंबई में जो भी कोई हमारे रिश्तेदार थे उनको कि आप किधर हो, आप सेफ हो, क्योंकि पता नहीं चल रहा था वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग घुसे हैं मुंबई में। तो मैं जस्ट पास आउट हुई थी, और उसके बाद जब इस इंडस्ट्री में आने के बाद कई किस्से मैंने सुने हैं कि हम वहाँ पे थे, एक किसी की मीटिंग ताज में चल रही थी, पर हाँ वो हमारे लिए भी काफ़ी डरावना सपना था। आई थिंक फॉर एंटायर नेशन सभी लोग डरे हुए थे, सभी लोग वरीड थे एक दूसरे के लिए। 2009 मेरा दूसरा साल था बॉम्बे में, मुंबई में, और आई रिमेंबर मैं अंधेरी ईस्ट महाकाली नाम की एक जगह वहाँ पे रहता था, छोटे छोटे जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे। तो हम लोग नीचे एक मेस थी हमारी जहाँ हम खाना खाने जाते थे, वापस आ रहे थे तो पुलिस की एक गाड़ी निकली, उन्होंने बोला सब ऊपर जाओ, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक मेरी मॉम ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि टीवी में कुछ आ रहा है वहाँ। फॉर अ वाइल लोगों को समझ नहीं आ रहा था गैंग वॉर हो रहा है कि टेररिस्ट अटैक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2-3 घंटे तक ये पता करने में लग गया हो, तो माहौल में एक बहुत ही एक टेंस माहौल हो गया था। और उसके बाद आई रिमेंबर 2-3 दिन तक तो पुलिस की गश्त चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी बिल्डिंग में एक वहाँ पे व्यक्ति थे जो CST से वापस आ रहे थे, तो उनका निधन हो गया था। तो वो जो माहौल था, आप देखते हैं कि कैसे आप देखते हैं कि दुनिया में हमला हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये आपके घर के सामने हो रहा है। अब आपके आसपास के लोग जो हैं वो उससे सफ़र कर रहे हैं, अपनी जान खो रहे हैं, तो दिल दहला देता है, आपको तकलीफ़ देता है। दैट वाज समथिंग, इट वाज हार्ट रेंचिंग। You know, I'll just add to that because I personally हूँ कश्मीर से हूँ, so I used to think that मैंने सब कुछ देखा हुआ है, I've been there, done that, I've seen it all, but वो सबसे पहले मैंने मुंबई जैसे शहर में कभी इमेजिन नहीं किया था। You would never imagine in your wildest dream कि भाई ये ऐसा इस शहर में हो सकता है। So वो जो था, it was really something else। क्योंकि बॉम्बे पूरा रुक गया था, जो कभी नहीं होता। 4 दिन तक बॉम्बे रुका हुआ था। मोहित, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी कहा कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं इसी टॉपिक पर, तो हाउ डज मुंबई डायरीज 2611 स्टैंड आउट, कैसे स्टैंड आउट करता है? सी आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पे इंटरनेशनल भी बन चुके हैं एंड इंडिया में भी बन चुके हैं, बट हमारा प्रोजेक्ट इससे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज हमारा बैकड्रॉप जो है बेसिकली इज द इवेंट, but our main focus, the storytelling, is through the perspective of the hospital, of the frontline workers. So the event happened, but what happened and what happened during that particular night in the hospital and how they responded to it. हमारी story primarily उन पे based है. Like I play one of the doctors, and Natasha, Munmay and Satyajit, we all are part of the hospital. So हम लोग सब कैसे इकट्ठा होके उस रात को, unfortunately Konkona is not here, otherwise she would have been able to explain better, हम सब लोग कैसे मिल के उस रात को कैसे पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, that is primarily the focus of the show, including the emotional part. And I think if I'm not wrong, इंडिया में ये पहली ऐसी एक मेडिकल सीरीज आई वुड से इट है which is completely focusing on what these people go through. Correct, right? I think I would like to add something to it. Sometimes होता ये है कि आप डॉक्टर्स और जो पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी होती है, पैरामेडिक्स होते हैं, आप उनके ऊपर अपना भार छोड़ देते हैं कि भाई, वो बोलते हैं ना भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर्स खुद अपनी ज़िंदगी में कौन सी एंग्जाइटीज़ के थ्रू जा रहे हैं, उनकी क्या जद्दोजहद है, उनके क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इवेंचुअली एक इंसान ही है, और वो कैसे डील कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन आपकी कैपेसिटी जो आपको अगर 15 से 20 पेशेंट्स आ रहे हैं,
बॉडीज़ पे बॉडीज़ आ रही हैं, आपको पता नहीं है, आप बहुत ही एक स्ट्रेस माहौल में काम कर रहे हैं। तो उसको दर्शाना वही जो मोहित ने कहा, फ्रॉम द हॉस्पिटल्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दीज डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, जो अभी तक दर्शाया नहीं गया था मेरे ख्याल से। जी, मैंने सुना है काफ़ी लोगों को खून देखते तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर तो आप लोगों ने सीन्स में काफ़ी ऐसे सीन्स किए हैं, तो आप में से कोई है जिनको उस चीज़ से डर लगता है पर्सनली? ऑप्शन नहीं था ये। जब ऑपरेशन कर रहे थे तब जो मेकअप था, हाँ, समटाइम्स दैट बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत रियल होना ही था, क्योंकि नहीं तो पकड़े जाएंगे। सीरीज हमारी मेडिकल और हॉस्पिटल के ऊपर है, तो हम तीनों काफी टाइम ऐसे एक को टच करना है। हाँ, एंड मोस्टली हम तीनों काफ़ी बार ऐसा है कि हम साथ में काम कर रहे हैं, तो जब हम कुछ देखते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि एक सेकंड थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड देन वापस जाना पड़ता है, क्योंकि लाइक यू सेड कि हमने काफ़ी ब्लड के अराउंड वर्क किया, बट थैंकफुली आई थिंक जो एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि हमने उसके पहले काफ़ी वर्कशॉप्स कर ली थी, तो हम वी गॉट काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, बट फिर भी सेट पे माहौल बहुत अलग था। मोहित भाई, वो डॉक्टर शेख जो आते थे हमारे हमें सिखाने के लिए, देखिए मैंने जो 8 साल में सीखा है, मैं आप लोगों को 15 दिन में सिखाने की कोशिश करूंगा। मोहित भाई लाइक, अरे यार ये क्या बोल रहे हो, क्या जल्दी सीखना पड़ेगा, जल्दी सीखना पड़ेगा। You know, I'll just add to that. Usually क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहली सीरीज है, यूजुअली आप एक बिजनेसमैन प्ले करते हो, आप एक यूनिफॉर्म में कुछ कैरेक्टर प्ले करते हो, यू प्ले अ थीफ, यू प्ले अ लॉयर, एनीथिंग. So I think we 4 of us right now sitting over here are really lucky that we are a part of this show, because usually medical fraternity पे जैसे मैंने बताया, it's not इतनी सीरीज नहीं बनती है. So जो वर्कशॉप भी थी, it was very exciting. We all were so excited to just get into the shoes कि भाई हम शुरू करें, because as an actor क्या होता है, you're always very greedy and you know hungry to play different characters. So आपको सब कुछ प्ले करने को मिल जाता है, but डॉक्टर और मेडिकल का आपको बहुत, like this is the first time I'm even holding a scissor in my hand, you know, so हाँ स्कूल के बाद पहली बार मैंने पढ़ाई की है लाइफ में, कि वर्कशॉप होने के बाद जाके अरे ये क्या सारे टर्म्स है, कैसे इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, वहाँ से शुरुआत थी। उसकी आप जैसे हमारे यहाँ हमारे बीच में कंपटीशन होता था कि वो लगना चाहिए नेचुरली, वो आप डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर प्ले कर रहे हैं, तो इट कांट बी सुपरफिशियल। तो हमें वो कंपटीशन होता था, याद है कि ग्लव्स किसी की उंगली कहीं लग गई, किसी का उसका भी टाइम स्पैन होता है कुछ, 15 सेकंड में 10 सेकंड में इट शुड लुक दैट वी आर प्रो, कि हमने 10 सेकंड में पहन लिया और हम बिना देख के पहन लिया, हम तो ऐसे पहनते थे। इट माइट लुक वेरी इजी, बट वो इट्स लिटरली लाइक जब बॉडी आ रही है आपकी ऐसे ऐसे जाता है, फिर व्हेन यू स्टार्ट। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट मोहित के साथ, उसका क्लोजअप लगा था, वो पहन रहा था उसकी 5 उंगलियां एक ही 5 उंगलियां घी में थी, and then he was doing it and we were in the scene. I was trying to control that because it was unbearable. वो ऐसे ही कर रहा है, 4 उंगलियां लटक रही है and he's continuing with the scene, he's not stopped. तो मोहित भाई का फेवरेट होता है यार पाउडर ला के दो, क्योंकि उसमें चिकनाहट होती है तो आराम से फिर वो अंदर चला जाता है। पाउडर उसके लिए भगवान था। ये ग्लव्स वाली चीज़ के साथ मैं भी वो रिलेट कर सकती हूँ। मेरी मम्मी नर्स हैं और कभी कभार मैं भी घर में ट्राई करती हूँ, उनको चाहिए था मैं डॉक्टर बनूँ, पर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो मैं कभी ट्राई करती हूँ, मैं अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बनी हूँ, बेचारा पेशेंट उसको सफ़र करना पड़ता। जी, साथ ही साथ ये पूछना, यहाँ पर तो मुझे काफ़ी बॉन्डिंग दिख रही है आप लोगों के बीच में, तो कोई ऐसा कोई BTS में इंटेंस ड्रामा है, पर हमेशा सेट्स पे तो फन होता ही रहता है, तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो? मुझे आई डोंट इवन नो कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? क्या बोल दो ये राज। तो जो हमारे कॉस्ट्यूम्स थे, आप देखेंगे शो में, ये एक दिन की कहानी है और हम जो भी हो रहा है उसमें हम वो दर्शा रहे हैं। तो मेरा जो कॉस्ट्यूम है उसमें मैंने जीन्स पहने हुए हैं और उसमें एक नाड़ा है और एंड एनीवे, तो मतलब हमारी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो सत्या क्या करता था, कभी कभी हम खड़े हैं, मैं ऐसे कैरेक्टर में हम ट्राइंग टू सी कि हाँ ये करेंगे, तो मेरा नाड़ा खींच देता था एंड वो ऐसे मोमेंट पे खींचता था कि सत्या यार क्या कर रहा है यार, मुझे शॉट के लिए जाना है। Listen, you were exaggerating. It was not a nada. नाड़ी परीक्षा No, not a nada, but it was like a
Excuse me guys, I just want to make it clear right now, it was not a nada. It was वो जो डिजाइन वो बच्चों वो जब आप क्लासरूम में भी होते हैं माहौल वैसा बन गया था ना, बिकॉज ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे बड़े डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर साहब हैं और इनकी बात मान रहे हैं हम सब, और फिर हम लोग आपस में भी एक दूसरे की टांग खिंचाई तो चलती रहती थी। देखिए होता क्या था, माहौल इतना टेंस था ना, और ये टेक्निकली इस शो की खूबी आपको बताऊं मैं, एट एनी गिवन पॉइंट 60 to 70 उसमें जूनियर आर्टिस्ट होते थे। प्रोस्थेटिक की ऐसी एक फैक्ट्री लगी रहती थी जहाँ 6-7 लोग अलग अलग बॉडीज में प्रोस्थेटिक के वो सारे फिट कर रहे हैं, तो वो माहौल इतना गमगीन रहता था कि हम लोग को वो फ्यूज करना ही पड़ता था आपस में, अदरवाइज क्या होता है, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, उस खून आपके सर पे चढ़ने लगता है, वो एंग्जाइटी आप फील करते हैं तभी आप उसे दर्शा सकते हैं, आप फेक नहीं कर सकते ऐसे मामले। तो हमें वो डिफ्यूज करना पड़ता था कि कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई मजाक कर रहा है, अदरवाइज बॉन्डिंग हमारा था ही, हम वर्कशॉप के टाइम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे के साथ। पर एंड क्रेडिट गोज टू निखिल, जो एटमॉस्फेयर वो सेट पे क्रिएट करते थे, तो उसमें धूल है, मिट्टी है, कुछ पिलर्स पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज आ रही है जो देखने में इतनी रियल है कि आप 2 सेकंड हम सारे लोग थम जाते थे एक हाथ देखने के बाद, सीन देखने के बाद। तो मज़ा काम में आया, हमें अच्छा काम करने को मिला, उसमें मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है वी फोर ऑफ अस वी आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज ऐसा मौका एज एन एक्टर जिंदगी में बहुत कम मिलता है, और इतनी डेप्थ में जाके प्लेइंग अ डॉक्टर, आई थिंक दिस इज द मोस्ट। 3-4 जो प्रोफेशंस होते हैं, एक होता है मिलिट्री मैन, आर्मी में जाना, आपके डॉक्टर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस ऑफ आवर सोसाइटी, और समवेयर बीइंग एन एक्टर अगर हमें प्ले करने को मिल रहा है सुपरफिशियल तरीके से नहीं, बहुत डेप्थ में जाके, आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड I mean, this will always be very close to our hearts. True. I completely agree. मोहित, आप सीनियर डॉक्टर प्ले कर रहे थे, ये सारे जूनियर्स थे, तो किसी के ऊपर रौब जमाया आपने वहाँ पर? नहीं So the character that I play of Dr. Kaushik Oberoi, वो थोड़े से हटके हैं. He's I don't think he has anything common with Mohit also. So and pressure बहुत है, and I would say he's trying to be a perfectionist, and he's very passionate about his work. So when he's there in the operation theatre or is in the hospital, उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता. So उसके around if there is anything that is happening, it really doesn't go well with him. So उस सिनेरियो में I think he is somebody who would get a little cranky, who is a little short-tempered, maybe किसी को डांट दिया ऐसा. So I think उस मामले में on camera कुछ ना कुछ तो definitely मैंने किया ही होगा. Off camera कभी नहीं कोशिश की? Off camera ये लोग मौका कहाँ देंगे? वही देख रहे सब बोले जा रहे हैं, चुप हो. और एक आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, तो हमारा जो सेट था ऑलमोस्ट एक फुटबॉल फील्ड के आधी एरिया जितना होगा, तो सबकी वैन्स अलग अलग रहती थी. तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने एक चीज़ तय की कि हम बीच में एक हेडक्वार्टर बनाएंगे जहाँ पे सारे एक्टर्स यानी सारे डॉक्टर्स और सारी नर्सेज वहीं रहेंगे, कोई वहाँ से हिलेगा नहीं. हम सब चुपचाप वहीं बैठे रहते थे, हम लोग मस्ती करते रहते थे. जिस दिन जिसका सीन, क्योंकि आप एक रात की कहानी है, एक रात की कहानी है, तो इतना लंबा वक्फा बीत जाता है. लेकिन जिस दिन जिसका सीन रहता था, तो मोहित भाई नहीं दिख रहे, अरे उनका सीन है, वो बगल में बैठ के अपना चुपचाप. नताशा नहीं दिख रही, तो 1 by 1, अदरवाइज बहुत सारी बातें चलती रहती थी, मस्तियाँ चलती रहती थी. वो तो क्या मजा है. आई थिंक निखिल सर ने ये चीज़ काफ़ी अनइंटेंशनली की है, पता नहीं, बट आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि हम सब सेट पर रहते थे, हम उस हेडक्वार्टर्स में रहते थे, जस्ट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम एज एक्टर्स एज पीपल बॉन्ड कर पाए, एंड वी कुड टेक दिस फॉरवर्ड. नहीं तो सब वैनिटी में बैठे रहते हैं. दिस एक्चुअली गेव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम समझ सके किरदारों को, एक दूसरे को, एंड हाउ वी कैन वर्क बेटर. सो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. बट जेन्युइनली व्हेन यू लुक एट मोहित रैना लाइक दिस और Natasha like this, Umrunma like this, and I can't even imagine these people have played those parts, because he's looking like a stud boy over here. You see this guy transforming completely into Dr. Oberoi, you know, same with her. So kudos to these people. And सबसे अच्छी बात ये कि जब आपके पास आसपास इतने अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, you're not acting anymore, you're just reacting to the situation. जैसे नताशा ने कहा, माहौल ऐसा बन जाता था हमारे यहाँ सेट पे, you're just reacting to the situation. तो इतने लंबे टेक हैं जो I think 3-4 मिनट 5 मिनट हाँ, काफ़ी वन शॉट्स थे.
मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात हो रही है तो एक छोटा सा सेगमेंट है मेरे पास। आप लोगों ने काफ़ी इक्विपमेंट्स यूज़ किए होंगे वहाँ पर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है तो मैं चाहूँगी कि वो पिक्चर्स स्लाइडर पर आए। मेरे करण अर्जुन स्टेथोस्कोप ओके पहला जो भी पहले बोलेगा सर आप पूछाएंगे जी। स्टेथोस्कोप हाँ ठीक है फाइन। पॉइंट 1 मॉनिटर Monitor. It is a monitor. It's called a patient monitor. Patient monitor. It's a monitor. जी. Guys, it's a ये मुझे मिलना चाहिए. Stretcher. Stretcher. जी. Oxygen cylinder. नहीं, I'm just trying to मैंने काफी अच्छा थर्मोमीटर ये उसका आइकॉन है सर। अच्छा जी सारे। अच्छा इसका आइकॉन कभी फोन पे देखा नहीं। ग्लव्स गुड आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ। मैंने कितना अच्छा सिखाया है। नहीं यू आर रॉन्ग। उसके आगे एक और वर्ड आता है डॉक्टर्स हाथ सर्जिकल ग्लव्स जी राइट। सो वी हैव 6 इमेजेस। ठीक है चलो शेयर कर लेते हैं। एक और इसी में एक सेगमेंट है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये सही नहीं है ये मुझे ये मुझे ये कौन सी ह्यूमन बॉडी है? वाह काफी अच्छी ह्यूमन बॉडी है। मेरे पास है यहाँ पर तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ऑप्शंस है जो भी पहला आंसर दिया उसको पॉइंट मिलेगा राइट। हैम्पर मिलेगा? हैम्पर फिलहाल तो नहीं मेरे पास। ठीक है। हाउ मेनी कितने ब्लड टाइप्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में? 4 3 या 2? चार। ओके। डीएनए कहाँ स्टोर होता है? फिंगरनेल्स, क्रोमोसोम्स या जेनिटल्स? क्रोमोसोम्स। फिंगरनेल्स राइट बोथ आर राइट। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड अंटिल इट हिट्स द सरफेस? ग्रे, ब्लू या ब्लैक? ब्लू डॉक्टर की बेटी है शायद इसलिए पता होगा। ये मैं एक्चुअली अगर सारे राइट होते तब मैं बोलती पर आपने पहले बोल दिया प्रेशर शक्ल पे दिखा है तुम कहां पर है। नहीं रविश गाइस दिस इज ओके सो अनफेयर। ब्लड सेल्स का शेप क्या होता है? स्टार्स, ट्रायंगल्स या किडनी बीन्स जैसा? किडनी बीन्स ओके। यहाँ पर आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। योर राइट। यहाँ पर आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। हाउ मच वाटर इज देयर इन द ब्रेन? 5%, 100% या 80%? 80। किसी को नहीं आ रहा, सिर्फ नहीं क्यों आ रहा है? क्योंकि मम्मी ने पढ़ा के भेजा है ना। मम्मी ने पढ़ा के भेजा सुबह। अरे इसको मैं बता रहा हूं when I came I saw both of them together। उसने ऑलरेडी सब होमवर्क कर लिया। नहीं पता है नताशा। It's impossible। मैंने पढ़ाया है इनको, मुझे नहीं मालूम कितना कौन इंटेलिजेंट है। अच्छा ओके। ये वो इंसान है जो बोलता है कि मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था जब ये इवेंट हुआ। ये 12th में थी उस समय। मैं 12th में नहीं थी। मैंने मॉम से बात किया, आंटी ने मुझे बताया 12th। प्लीज स्टार्ट। ओके। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? ये बिना ऑप्शन। अरे you know oh shit this was asked before that's why I know it that's why I didn't know that time। स्विमर्स ईयर क्या है? एक इन्फेक्शन, एक हार्ट वॉर्म या फिर एक हियरिंग टाइप? स्विमर्स ईयर हियरिंग टाइप। I think You're wrong. this thing oh एक और क्या पहला क्या था? एन इन्फेक्शन। infection हाँ क्योंकि दोनों ने बोल दिया था आपने। अच्छा नहीं इसने क्या बोला? मैंने बोला ही नहीं। I didn't say anything। इन्फेक्शन की तरह ही लगा ओके। लास्ट जब आप बॉर्न होते हो तब आपके पास ज़्यादा हड्डियाँ होती है एक अडल्ट होने तक? येस और नो, ट्रू और फॉल्स? तब ज्यादा होती है कम होती है? वो सवाल क्या? ज़्यादा होती है। हाँ जब ज्यादा बच्चे होती है। होती हैं कि नहीं होती? हाँ ना। कैसे उसका लॉजिक? नहीं होती है। I don't think so। पर होती है ऐसा मुझे लग रहा है। As you grow, See, I want to just clarify, we are fake Senior doctors। doctors। We are fake doctors। Okay, so don't take us too seriously। WhatsApp में ग्रुप है हमारा फेक एग्जैक्टली। So हम लोग ने सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग की है, 15 दिन की, मैक्स 20 डेज की, और कुछ दिन हमने इन कैरेक्टर्स को जिया है। So इतना सेल स्किन में अगर आप जाएंगी तो हम लोग ऑलरेडी हमारी पोल खुल जाएगी। बट ये राइट है, जो खुल बराबर राइट है। उसके पीछे का लॉजिक मैं बताती हूँ। जब हम बड़े होते जाते हैं हमारी हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली। इसीलिए हमारे पास जब हम बच्चे होते हैं तभी ज्यादा हड्डियाँ होती हैं। मुझे खाली यही याद था कि
ज्यादा होती है, क्यों होती है? Wow, let's move on to the next segment. Yeah, we should. You should become a doctor. You should have. सेगमेंट खत्म हो चुका है फिलहाल हमारा। मैं लास्टली ये मोहित आपसे पूछना चाहूँगी जाते जाते, बहुत टाइम से टीवी इंडस्ट्री मिस कर रही है आपको, आप टीवी पर दिखे ही नहीं इतने टाइम से, तो क्यों इतनी दूरी बनाए रखी है आपने और कब वापस दिखेंगे? Well, I guess ये जो फेज चल रहा है इस समय इंडस्ट्री में, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फेज फॉर एनी एक्टर, technician, director, producer, writer, you know, anyone to be a part of this industry right now. So I think I'm really lucky right now, क्योंकि मुझे OTT प्लेटफॉर्म में या कहीं पे और बहुत जगहों पे डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले करने का अभी मौका मिल रहा है. So I want to like just enjoy this phase, and जहाँ से टीवी से कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसा आता है, I will definitely jump into it. Right now, because I personally feel I'm really lucky right now that all of us are in this phase when Navasha is starting, or you know, all of them are doing different projects. So ये जो phase है, this is the best phase to be a part of this industry right now. So I think we all should just enjoy right now. जी, एक लास्ट 15 साल के ऊपर हो गए आपको इस इंडस्ट्री में. How do you see your journey? उसको अगर डिस्क्राइब करने बोलो तो. Oh, I think again, I think I really feel blessed. बिकॉज जब मैं शहर में आया था ना, मैं किसी को जानता था, एंड आई हैड नो क्लू अबाउट हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने जब मैं नया आया था तो मैंने हैंड मॉडलिंग से स्टार्ट किया था. सो जहाँ कुछ पेन गाइड होता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट, यू नो, टू गिव इट, आई यूज्ड टू यूज माई हैंड. कॉफ़ी का मग हो, पॉन्ड्स की क्रीम हो, या सॉरी नॉट, आई मीन एनीथिंग फॉर दैट मैटर. सो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना, आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग टू डू सो मेनी डिफरेंट रोल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. It's been difficult, but it's been worth it for sure. जी, थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई मैसेज देना हो फैंस को कि ये क्यों देखनी चाहिए मुंबई डायरीज 26/11, तो वो दे सकते हैं. सत्यजीत. आई थिंक जैसा बार बार कहा जाता है कि इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ बन चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसी कहानी है जो डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से है. उनके ऊपर क्या बीती थी, उन्होंने कैसे डील किया था इस कैलामिटी से, इस ट्रेजेडी से. सो और बहुत ही इन डेप्थ तरीके से दिखाया गया इसे, और इट्स अ वेरी एज ऑन द सीट मेडिकल थ्रिलर जो आई थिंक आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे. आई थिंक कास्ट के लिए देखिए, सब लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, तो अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने हैं तो मुंबई डायरीज 26/11 देखिए. थैंक यू सो मच, एंड होप करती हूँ कि सीरीज़ बहुत ही अच्छी हो. ट्रेलर मैंने देखा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.